अब रेशियो एनालिसिस जो है, काउंटिंग रेशियो एनालिसिस को करते हैं। मैंने क्या बोला था कि आप थ्योरी, प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस पर कमांड रहेगा, उतने अच्छी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अदरवाइज मोस्टली ऑब्जेक्टिव आप रट्टा मार सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो थ्योरी बेस्ड होता है तो उसको समझ के याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं बना रखे हो तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप सिर्फ तब वहाँ पे क्या होगा कि आप जानते हो कि बिहार बोर्ड है, अमाउंट भी वैसे ही पुट कर देगा तो आप आंसर दे दोगे। लेकिन जैसे सीबीएसई या अदर बोर्ड में जाओगे या बिहार बोर्ड में पीछे वाले क्वेश्चन में जाओगे, पीछे वाले एग्जाम में जाओगे, तो वहाँ पर अमाउंट भी चेंज करता था, लैंग्वेज भी चेंज करता था, तो बच्चे कंफ्यूज करते थे। लेकिन अब आसान है, लेकिन तब भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर वर्क कर सकें। चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहला दे रखा है करंट रेशियो कितना है बच्चे का, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या दे रखा है, 2:5, मतलब 2/5 दे रखा है। और करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में कोई एक चीज बता रखा है, क्या बता रखा है, करंट लायबिलिटी। करंट फीस कितना बता रखा है, 25,000 बता रखा है। तो करंट एसेट्स निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे 50,000 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो करंट एसेट्स कितना हो गया 10,000। और पूछ क्या रहा है निकालने के लिए, आंसर क्या होगा, क्या हम लोग सही है, कैलकुलेशन देख लो। इधर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आएगा और नीचे से डिवाइड होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तो कौन इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, स्टॉक इंक्लूड नहीं है। फिर अगला जाएंगे 20 नंबर, बोलता है कार्यशील पूंजी क्या होता है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। फिर आपको बोलता है तरल संपत्ति में शामिल होता है। तो तरल संपत्ति में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, इसका मतलब सब शामिल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आदर्श चालू अनुपात। तो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, या करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 2:1। तो करंट लायबिलिटीज जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, करंट एसेट्स क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, और करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है। लैंड जो है वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, स्टॉक करंट एसेट्स है, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स है, और डेटर करंट एसेट्स। तो बोल रहा है क्या, तरल संपत्ति। तो ये जो है करंट एसेट्स के साथ साथ क्या है, लिक्विड एसेट्स भी है। लेकिन ये तो नहीं ही होगा, और ये है भी करंट एसेट तो लिक्विड नहीं है। तो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स जो दोनों है उसका आंसर क्या हो जाएगा अच्छे का। नेक्स्ट 24 पे आएंगे, बोलता है क्या कि लिक्विड रेशियो इज ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स। किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, करंट लायबिलिटीज से। मतलब लिक्विड करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो का फॉर्मूला है, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज दोनों में आ रहा है और इसमें करंट एसेट्स आ रहा है इसमें, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्टॉक और प्रीपेड है। ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्विक रेशियो, मतलब लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। किससे डिवाइड करेंगे क्विक एसेट्स को, करंट। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका। फिर बोल रहा है कि कंपनी की संपत्ति 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो गई, इसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। देखो 1 लाख का परिवर्तन हुआ है ना, और 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय बेस ईयर। नहीं, तो ये किसका है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस में दे दिया। एक्चुअल में ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3 4 5, और ये 4 बार में तो कितना परसेंट बढ़ा, आंसर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे का, आयकर का भुगतान माना जाता है। ये कैश फ्लो का है, ठीक है ना। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हो तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप, रेशियो एनालिसिस के, तब आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात आई समझ में कि नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत क्या है ये समझा देते हैं। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता चलेगा, जब सब क्वेश्चन कैश फ्लो का है और उसके बीच में ये क्वेश्चन पूछा है तो समझ लेना कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे। ठीक है ना। रेशियो एनालिसिस के 2-4 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछा है तो समझना रेशियो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन
जवाब देना है। पता है समझ में? बिहार बोर्ड में ऐसे ही करता है, ठीक। और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, किसी भी इस चीज को स्किप करके आगे चलो। नेक्स्ट क्या है बच्चा, यदि बेचे गए माल की लागत कितना 1,20,000 और सकल लाभ अनुपात कितना है 20%, तो विक्रय की राशि एकदम आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट जो निकलता है वो सेल में से प्रॉफिट घटाने के बाद ही निकलता है। नहीं तो सेल कितना है पता नहीं, लेकिन कॉस्ट मालूम है कितना 1,20,000, और सेल हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 20%। तो किसका 20%? अगर बोलता कॉस्ट का तो कॉस्ट का निकालते, लेकिन बोल रहा है पता नहीं, तो मतलब इसका 20%, 20% मतलब x/5, किसी भी चीज का 5 से डिवाइड करोगे उतना 20% होगा। तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, 4x/5 बराबर, तो ये 5 काटो, यहाँ 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ 4 काटो तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और तो ये इधर बच गया x, तो x को 5 से 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख बराबर x निकल जाएगा, और x किसको माना था आपने, सेल्स को, और उसने पूछा भी किसका अमाउंट है, सेल्स का, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लियर है? अब देखना है क्या है हमें, बोलता है उधार और संग्रह नीति के मूल्यांकन में उपयोग होता है, मतलब उधार संग्रह में, तो पेमेंट वाला तो नहीं होगा, संग्रह कर रहा है ना, क्लियर? तो किस में आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा आंसर भी बोल रहा है क्या, गैर संचालन व्यय, मतलब वैसा खर्चा, वैसा जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है, या तो आप बोल सकते हो जो ऑपरेटिंग करने से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन ऑपरेटिंग है, या दूसरे तरीके से और भी बोल सकते हो, कैसे, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है गैर संचालन व्यय कौन सा है, ये तो ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, तो आंसर नेक्स्ट क्या है, तरल अनुपात को किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो क्विक रेशियो के नाम से जाना जाता है, एक एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ही सही है। नेक्स्ट क्या है बच्चे का, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि चल अनुपात 1:2 है और चल दायित्व 25,000 हम, तो चल संपत्ति का निकालना है, मतलब करंट रेशियो आपको कितना दे रखा है, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाय करंट, करंट रेशियो क्या दे रखा है 1:2 दे रखा है, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज में से कोई एक बता रखा होगा, करंट लायबिलिटीज बता रखा है, कितना बता रखा है, बता रखा है 25,000। अब बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25,000 ऊपर नीचे में तो मतलब 12,500, करंट एसेट्स बराबर क्या हो गया 12,500, तो निश्चित है कि करंट रेशियो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा 12,500। और ऐसे भी जैसे ही बोल रहा है कि 1:2 है, मतलब करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से 2 गुना है, तो ये 2 गुना है ना, इसका आधा क्या हो जाएगा 12,500, ऐसे भी जोड़ सकते निकाल सकते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या, कि कुल बिक्री 3 लाख है, देनदार 25,000 है, अंतिम देनदार 36,000 है, तो नकद बिक्री होगी, नकद बिक्री कितना होगा, ये आपको याद होगा कि जब हम लोग कैश फ्लो पढ़े थे तो डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से कैश सेल निकालते हैं वो पता किए थे, 11th में भी हम लोग कैश सेल्स कैसे निकालते थे उसी तरीके से पता किए थे, वही यहाँ पर ही पूछ रहा है जो कैश फ्लो में भी है। जैसे 3 लाख का आपका सेल है, अब इस सेल में क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों जुड़ा हुआ है, नहीं तो कैश सेल कितना हुआ ये पूछ रहा है, तो कैश सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग को जोड़ेंगे और क्लोजिंग को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3,36,000, और क्लोजिंग क्या है डेटर का, सॉरी ओपनिंग है 25,000 का, ओपनिंग कितना है 25,000 का, तो कितना हो जाएगा 3,25,000, क्लोजिंग कितना है 36,000, इसमें से 36,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2,00,000, क्लियर है 289,000, तो 289,000 आंसर है कौन सा ए, तो हमारा कैश सेल कितना है 289,000। फिर बोल रहा है निम्न में से कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है, लाभदायकता अनुपात का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस पर निकलता है, परसेंटेज पर, किसके बेसिस पर निकलता है, सेल्स के बेसिस पर, सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न घटाते तो क्या निकलता है नेट सेल निकलता है, तो नेट सेल के बेसिस पर निकलता है, और नेट सेल के बेसिस पर हमेशा जो निकलेगा वो कौन सा आइटम निकलेगा, नॉमिनल आइटम, नॉमिनल आइटम का मतलब एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेज इनकम कहाँ हम लोग दिखाते हैं स्टेटमेंट में दिखाते हैं, कहाँ दिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी हम निकालेंगे रेशियो वो कौन सा रेशियो कराएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कराएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन नहीं है, तो देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, नहीं है बोल रहा है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन नहीं है, तो यही आंसर इसका होगा, ये लिक्विडिटी रेशियो है,
क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चे लोग क्या बोलता है कि संपत्ति खाता है। संपत्ति जो है हमारा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि एसेट से रिलेटेड कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का? सी। फिर 35 पे आएंगे, नहीं 18 पर। 18 पर क्या बोल रहा है? टोटल एसेट्स आपका 7,70,000 है। लाइबिलिटीज आपको कितना दे रखा है? 2,60,000। करंट लाइबिलिटीज कितना दे रखा है? 40,000। और टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का मतलब एसेट ऊपर होगा, टोटल एसेट ऊपर होगा और डेट कहाँ होगा? नीचे होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये कौन सा डेट है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब आपको टोटल डेट दे रखा है। अगर ध्यान से देखोगे टोटल डेट कितना दे रखा है? 2,60,000। लेकिन हम टोटल को थोड़ी लेना है, इसमें करंट और नॉन करंट दोनों होगा। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों होगा ना। तो आपने क्या करना है? करंट लाइबिलिटीज को हटा देना है। करंट लाइबिलिटीज कितना है? 40,000। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना होगा? 2,20,000। तो आपने 2,20,000 तो नीचे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। और एसेट, एसेट कितना है? टोटल एसेट 7,70,000। जो आपका रेशियो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे का? ए। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्या दे रखा है? आदर्श तरलता अनुपात। तो दो तीन आपको पूछता है, एक तो आइडियल करंट रेशियो, आइडियल लिक्विड रेशियो, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, है ना। तो करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो दोनों का एक ही है, 2:1, और लिक्विड रेशियो का 1:1। ये तीन पूछता है, एकदम आसानी से याद है। तो तरलता अनुपात का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंदर आता है? बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो याद करो, मैंने ऑपरेटिंग रेशियो को एक और नाम से दिया था जिसमें आपको बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैंने बताया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेशियो, इसी को ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं। तो कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शामिल होता है और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल होता है। तो ये दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, और ये दोनों रेशियो और कॉस्ट अगर तुम देख रहे हो, किससे रिलेटेड? इनकम स्टेटमेंट से, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट कौन सा रेशियो बताता है? एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो, या कोई और रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे ऋण क्षमता अनुपात। कौन सा अनुपात है? लिक्विडिटी रेशियो तो है ही नहीं, है ना। एक्टिविटी रेशियो तो टर्नओवर वाला रेशियो होता है, सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर है? हम चलेंगे क्या? चालू अनुपात में शामिल है। चालू अनुपात में शामिल नहीं होता, यहाँ पर चालू एसेट्स में बोलता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चालू अनुपात, चालू एसेट्स, तो चालू अनुपात में ये भी आएगा, इसको भी यूज किया जाएगा, इसको भी यूज किया जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर डी होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं 23। बोलता है डेटर टर्नओवर रेशियो कौन सा है? डेटर टर्नओवर रेशियो बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय डेटर, और सेल डिवाइड बाय क्रेडिटर, क्रेडिट सेल, है ना। अच्छा छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ ऑप्शंस लिखने में मुझसे गलती हो गया हो, तो सिंपल सा बात है, इसको याद रखो। डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना? कोई डाउट? फॉर्मूला पूछेगा, ये फॉर्मूला याद है तो इसमें से कोई एक होगा, हो सकता है मैंने लिखने में गलती कर। क्लियर है? चलेंगे आगे। 41। 41 बोलता है क्या कि सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? अब सोचो, सकल लाभ अनुपात मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, किसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाला जाता है? जल्दी बताओ, किसके साथ निकाला जाता है? नेट सेल्स के साथ। तो नेट सेल अपना लिख दो, कैश नेट सेल, उधार या अंतिम रहतिया या कुल। चलिए, बोलता है क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड। इसमें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिखाते हैं। क्लियर है?
टर्नओवर रेशियो को टाइम्स में दिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका कौन सा रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आप किस में दिखाते हो, परसेंटेज में। टर्नओवर रेशियो को जो आप दिखाते हो वो टाइम्स में दिखाते हो, और लिक्विडिटी रेशियो को जो दिखाते हो एक्चुअल में रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हो। लेकिन रेशियो में हमेशा याद रखना है कि लिक्विडिटी रेशियो में पीछे जो होगा वो 1 के बेसिस पे दिखाते हैं। 1 के बेसिस पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5:2 लिख दोगे, तो लिखोगे क्या, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5:1 के रेशियो में, ये कंप्लीट रेशियो हुआ, सही ये कराएगा। आया बात समझ में। होता है तरल अनुपात क्या है, चालू संपत्ति को डिवाइड करेंगे चालू दायित्व से, ये तो करंट रेशियो का है, नहीं है। और फिर करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय लिक्विड एसेट्स, ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं है। लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये है फॉर्मूला। आंसर क्या हो जाएगा। फिर बाबू का क्या दे रखा है कि चालू संपत्ति में केवल उन्हीं संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनके अंदर धन वसूली की संभावना हो। कितने दिनों के अंदर, वर्ष के अंदर, या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। क्लियर है ना। नेक्स्ट चलेंगे, चालू दायित्व आर टू बी पेबल विद इन के अंदर होता है। देखो हम लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ रहे हैं, है ना। तो कितने महीने के अंदर होता है, 12 माह। ठीक है, गलती है फिर भी आप लोग सही बता दिए, क्वेश्चन गलत था, गलत लिखने का तरीका था। बोलता है क्या कि द टू बेसिस मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, तो लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी रेशियो को कैसे करते हैं हम लोग, कैसे कैसे देखते हैं हम लोग, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बेसिस। फिर बोलता है इनमें से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात सुधार लाएगा, तो किसके कारण चालू अनुपात बढ़ेगा। एक बात देखो, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट विदाउट। मान लो कि रेशियो जो है वो 2:1 है, मतलब समझ लो क्या कि करंट एसेट्स 20,000 है तो करंट लायबिलिटीज कितना होगा, 10,000। एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, एक जीरो। अब देखना क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके कारण रेशियो में सुधार आएगा। बोलता है क्या कि परचेज ऑफ गुड्स, कैश में, कैश में गुड्स खरीदा। देखो अगर तुमने 5,000 का खरीदा तो स्टॉक बढ़ा, स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स है। स्टॉक क्या है और क्या घटा, कैश घटा, और कैश भी क्या है, करंट एसेट्स है। ना तो घटा ना तो बढ़ा, मतलब इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव हुआ। अब ध्यान से देखना, 5,000 का कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लो 5,000 से कैश बढ़ गया और 5,000 से मेरा डेटर भी तो घट गया, फिर इसका कोई असर नहीं पड़ा, मतलब इसका असर कोई पड़ा ही नहीं, ये जीरो असर, ये जीरो असर। अब क्या देखते हैं आगे, लेनदारों को भुगतान। जैसे ही लेनदार को भुगतान करेंगे, मान लो तुमने 5,000 का इधर पेमेंट किया और 5,000 का इधर भी तो होगा, क्योंकि करंट एसेट से ही करंट लायबिलिटीज का भी पेमेंट होगा। तो ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 5। बताओ क्या रेशियो हो गया, 3:1। अब जैसे ही 3:1 हो गया तो मतलब रेशियो बढ़ा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। बोलता है क्या कि कौन सा व्यवहार सुधारेगा, इंप्रूव करेगा, रिड्यूस नहीं, इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है टोटल एसेट है 8,10,000, टोटल लायबिलिटी 2,60,000, करंट लायबिलिटी 40,000, और ऋण समता अनुपात बोल रहा है। ऋण समता अनुपात का मतलब पहले ऋण है और फिर समता है, मतलब डेट बाय इक्विटी। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर पॉइंट। अब बताओ यहाँ पर डेट पूरा दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है। टोटल डेट में हम पहले क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, बचेगा 2,20,000, तो डेट हो गया 2,20,000। अब इक्विटी को पकड़ेंगे। इक्विटी क्या है, टोटल एसेट में से आप लायबिलिटीज घटा दो, मतलब आप ध्यान से देखो, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। एसेट कितना दे रखा है, 8,10,000। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि अलग अलग होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। अब ये बता रखा है टोटल लायबिलिटीज कितना दे रखा है, 2,60,000, मतलब इसी में करंट लायबिलिटीज और दोनों है। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। मतलब 8,10,000 में 2,60,000 घटाओ, 60,000 घटाओगे 7,50,000, 7,50,000 में फिर 2 लाख घटाओगे 5,50,000। तो यहाँ कितना आ गया, 5,50,000। क्लियर है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 11 दूना 11 बचे, 5 से डिवाइड करोगे 2 गुना करोगे, आंसर। क्लियर है। 49 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। बोलता है क्या है कि संपत्ति चालू संपत्ति में शामिल होते हैं, ये तो जाएगा नहीं,
ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, मतलब ये सब फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट में बोल रहा है क्या कि प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट। फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट होता है, एकदम आसान है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट पहले इक्विटी, ठीक है, फिर डेट का इक्विटी के साथ, मतलब कितना कर्ज होना चाहिए और कितना अपना पैसा होना चाहिए। इस रेशियो को कौन बताता है? डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, जिसमें बोलता है कि 2:1 होना चाहिए। अपना 1 रुपया लगाओ, बाकी 2 रुपया कर्ज ले लो आप मार्केट से, ठीक है ना, यही ना है डेट इक्विटी रेशियो का। और दूसरा क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो एसेट पहले, डेट बाद में, यही डेट है। डेट में जो यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग टर्म, वही वाला डेट है। और एसेट का मतलब टोटल एसेट। टोटल एसेट में कौन आया? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। और फिक्टिटियस एसेट्स को आप क्या करोगे? हटा दोगे, तो वो एसेट्स हो गया। और कौन? डेट का मतलब लॉन्ग टर्म, तो समझ ही रहे हो, एकदम आसान है। क्या है? पहला क्या था? डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, पहले डेट एसेट्स है फिर डेट है। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। प्रोप्राइटर का मतलब मालक, मालिक, मालिक हुआ, तो मालिक जैसे ही है तो मालिक का फंड पहले लिख देना है। तो मालिक का फंड मतलब प्रोप्राइटरी फंड अकाउंट डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल एसेट्स। क्लियर है? ये नीचे गया, दूसरा इसके नीचे गया, देख लो आप, ये इसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है, सिंपल। अब बताओ कि प्रोप्राइटरी रेशियो का किसके साथ होता है? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा? बोलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शो किसमें शो किया जाता है? ये सेकंड क्वेश्चन है ऐसा वाला। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे का? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? 15 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000। टोटल एसेट्स कितना दे रखा है? 45 लाख। तो बोलता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी का मतलब संचालक, मालिक, मालिक का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड तो ये दोनों हो गया ना, नहीं हो गया? इस दोनों को जोड़ कर कैसे डिवाइड कर दोगे? टोटल एसेट से, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा? बोलता है क्या कि हाँ, टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। क्या होगा? ठीक है, ये कौन सा रेशियो है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो का है। तो एग्जाम में आपको पढ़ना भी नहीं होता, वो भी दे दिया। ऐसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का है। नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का है। यही है लिक्विडिटी रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा ही हम देखते हैं कि लिक्विड एसेट्स या लिक्विड लायबिलिटीज कितना है हमारे पास, करंट वे में शोधन क्षमता कितनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या बताया? प्रोप्राइटरी मतलब मालिक। मालिक कौन होगा पहले? देखो, पहले आपका क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर फंड। नहीं है, शेयर होल्डर फंड है इसमें, टोटल एसेट है। क्लियर है? 55। 55 में बोल रहा है क्या कि द सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी क्या होना चाहिए? 2:1। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब डेट इक्विटी रेशियो बोल रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2:1 है। लेकिन यहाँ पर 2:1 ना लिखकर आप क्या लिखोगे? 1:2 लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि इंटरनल पहले लिखा है और एक्सटर्नल बाद में लिखा है, ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। मतलब इक्विटी बाय डेट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डेट बाय इक्विटी रहता तो 2:1, इक्विटी बाय डेट है तो आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के निकलना है। क्या करना है? छोड़ के निकलना है। क्यों छोड़ के निकलना है? क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, वहां आंसर देगा भैंस वाला। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देना क्योंकि वो 2:1 भी आंसर मानकर चल जाएगा। आता है कि नहीं समझ में? इसलिए सीबीएसई के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, घूमेगा। लेकिन बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन का आंसर वो 2:1 भी देकर आपको निकाल देगा। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन को आपको
कंफ्यूजन, जैसे वो कंफ्यूजन क्रिएट किया, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक्चुअल में मीनिंग जानना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आकर आप आंसर ना मार दो, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? बिहार बोर्ड में नंबर लाने से पहले बिहार बोर्ड के खेल को समझना बहुत जरूरी है ना। वो क्या करता है कि एक थॉट बना लेता है कि यही सही है, और उसी को सही मान के चल देता है, चाहे दुनिया गलत हो या सही हो। अच्छा है कि नहीं? चलिए, अब देखना है क्या है। एक व्यावसायिक फर्म की गणना उसकी अल्पकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है, तो किससे किया जाता है? अल्पकालीन क्षमता, लिक्विडिटी रेशियो से ही किया जाता है। क्लियर है? बोलता है संचालन अनुपात क्या है? संचालन कहाँ करते हैं? बिजनेस में। बिजनेस में जो भी संचालन करते हैं, खर्चा इनकम होता है। खर्चा इनकम किससे रिलेटेड होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। फिर बच्चा का क्या है, क्या दे रखा है? डैश रेशियो और अ मेजर ऑफ द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट आर कन्वर्टेड इनटू सेल और कैश। सोचो, देखते हैं दिमाग कितना लगाता है। अनुपात विभिन्न खातों के विक्रय और रोकड़ में परिवर्तन की तीव्रता का सूचक है। एक्टिविटी में क्लियर है? एक्टिविटी को देखता है कि कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैश या कैश में कन्वर्ट हो। चलिए, नेक्स्ट क्या बच्चा? बोलता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर टर्नओवर एक्टिविटी। फिर उसके बाद बच्चे का क्या है? ये क्वेश्चन आप बना रखे हो, ध्यान दो। इफ सेल इज 4,20,000, रिटर्न 20,000, तो नेट सेल कितना हो गया? 4 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? सेल में से सेल कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? पहले ये बताओ, सेल कितना है? 4 लाख सेल है। सेल में से कॉस्ट घटाओगे, वही ना प्रॉफिट निकलेगा। तो कितना है जल्दी बताओ? 3,20,000। तो प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो रेशियो को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेल। नहीं होगा? तो ये 5 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 20%। तो आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्या बच्चा का? बोलता है क्या कि करंट लायबिलिटी में क्या शामिल नहीं है? डिबेंचर नहीं है। डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग 62 चलेंगे। 62 में क्या बता रखा है? एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सी दीर्घकालीन शोधन क्षमता कौन ज्ञात करता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है ना, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म को ही देखता है। चलिए, बोलता है क्या कि द फॉर्मूला फॉर ascertaining टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होगा बच्चा? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टोटल एसेट टू डेट। नेक्स्ट क्या बता रखा बच्चे का? बोल रहा है क्या कि अनुपात प्रमुख रूप से व्यवसाय की आय उपार्जन क्षमता की गणना करता है। डेट रेशियो आय उपार्जन की क्षमता, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आय उपार्जन की क्षमता मतलब अर्निंग कैपेसिटी कौन बताएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए, नेक्स्ट क्या बच्चा? डेट इक्विटी रेशियो इज डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। ये भी देखो सही हो सकता था, लेकिन डेट बाय इक्विटी नहीं देता था, क्योंकि डिबेंचर भी डेट ही है। लेकिन इस डेट से अच्छा ये डेट है ना, इसमें तो सब आ गया ना। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, शेयर होल्डर फंड में दोनों आ गया। शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व, सरप्लस, पीएल सब आ गया। तो शेयर होल्डर फंड और इक्विटी एक ही होता है ना। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ, प्रोप्राइटरी फंड एक ही चीज।
प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है? टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड की जगह पर आप प्रोप्राइटरी फंड भी लिख सकते, नेटवर्थ भी लिख सकते और इक्विटी भी लिख सकते। आई बात समझ में? तीनों चारों का मीनिंग एक ही होता है। फिर अगला क्या दे रखा है? द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड। क्लियर? अब देखना है क्या हमें बाबू का, निम्नलिखित में कौन सा संचालन व्यय नहीं है? संचालन व्यय नहीं है, कौन नहीं है? क्लियर? बाकी सब बिजनेस को संचालन करने से रिलेटेड, तो आंसर एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड सारे खर्चे वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाता है। क्लियर है? एसेट से रिलेटेड सारा खर्चा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आइटम है, नहीं है। लायबिलिटी से रिलेटेड सारा खर्चा फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ माइनस लिखना भूल गए, कौन होगा आंसर? सेल्स माइनस। ये तो सब बचपन का याद दिला देता है, मतलब स्टार्टिंग में जब आप लोग को। नेक्स्ट क्या बच्चा? व्हाट डज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो टेक इनटू अकाउंट? टोटल, टोटल क्रेडिटर बनता है ये क्रेडिट से, क्रेडिट परचेस। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो 50 प्लस 60 1,10,000 डिवाइड बाई 2, एवरेज स्टॉक कितना हो गया? 55,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है? 2,20,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, 2,20,000 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना है? 55,000, है कि नहीं? इसका 4 गुना है। क्लियर? आंसर समझ में आ रहा है? चलिए अब कहाँ आ रहे हैं हम लोग? बोलता है टू नो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वी मीन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पूछ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेटवर्क का मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड का मतलब प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या है कि नहीं समझ में? सबका मीनिंग एक ही है। अब बताओ आप, वो पूछ रहा है शेयर होल्डर फंड। ये टोटल एसेट्स हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ? टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटीज घटा दिया आपने, क्योंकि इससे ज्यादा सटीक आंसर इसमें कोई है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखो होता क्या है, यहाँ पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में वो भी आ जाता है जो आपने लगाया है और जो किसी से लेकर लगाया है, वो सब आ जाएगा। क्लियर है? 6 कप है ना, और आप अपना बचा के रखिएगा, इन्हें कि सबको दे दीजिए। सब में पहले डालिए ना। क्या है बच्चा? अरे यार हो जा बड़ा, कभी कभी तो ये मक्खी का ले लेता है और कभी कभी पूरा मक्खा का नहीं ले रहा है। चलो देख रहे कि लाभ हानि तथा स्थिर विवरण के आंकड़ों पर आधारित अनुपात, रेशियो बेस्ड ऑन फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट। बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होगा, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं होगा, लिक्विडिटी रेशियो होगा नहीं। देखो ये चैप्टर ये है ही नहीं सिलेबस में, ये बीकॉम एमकॉम में है, ये शायद एमकॉम में, बीकॉम में भी नहीं है। ठीक है ना? जबरदस्ती दे दिया।
आप लोग एक बार रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ना, कहीं है तो लिखा हुआ तो याद रख लेना, इसमें क्या जाता है। ठीक है, एमकॉम में जब पढ़ाया था वही था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो एक बार और है, फिर से आपके सर को पीडब्ल्यू से आ रहा है ऑफर। इस बार ऑफर आया तो मतलब रिमोट का आ रहा है, मतलब रिमोट टीचर, मतलब रिमोटिंग टीचर का मतलब होता है कि यहाँ पे पढ़ाए और वहाँ से बच्चे लोग पढ़ेंगे, बच्चे लोग उसी का रहेगा, पढ़ाएंगे यहाँ। समझ में आया? हाँ, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, 6-7 साल, 10 साल का, 15 साल का दे दिया ना, उस चक्कर में आ गया। हाँ, उसमें क्या है, लोग बोला क्या कि अगर आप रिमोट के रूप से पढ़ाइएगा, मतलब यहाँ पर रहकर वहाँ का पढ़ाइएगा, फिर आपके पास कैमरा और पैनल होना चाहिए, पास है डाटा, वही भेजेगा सबको पढ़ाना है। पीडब्ल्यू में भी ऐड होगा नहीं, तो उसका अलग चलेगा, मेरा अलग चलेगा। हाँ, उस समय जब पढ़ाएंगे पीडब्ल्यू लोग उनका अलग क्लास चलेगा, 7वीं से 40 क्लास। हाँ, यूट्यूब अभी 100% नहीं, अभी लास्ट सिलेक्शन बाकी है, तो उसको देखेंगे जैसा होगा उसका। चलिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो में कौन आ जाएगा, सब आ जाएगा, स्टॉक नहीं आएगा। क्लियर है, आंसर कौन हो गया? करंट रेशियो क्या होगा, करंट एसेट्स बाय लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है तो बना ही देते हैं क्या, तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, जल्दी बताओ। देन करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स कौन कौन है, करंट एसेट्स कितना है, 1 लाख तो आपका कैश हो गया, 10,000 है, सॉरी 10,000 है, 25,000 आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया, 35,000, और 5,000 आपका हो गया बिल्स रिसीवेबल, कितना हो गया, 40,000, नहीं हो गया 40,000। और ये करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हो गया, करंट लायबिलिटी जब खोजना है, करंट लायबिलिटी कितना है, 22,000, और ये कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, 30,000 हो गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा, 4:3, आंसर डी। लेकिन इसको रेशियो किस में देना चाहिए, 1 के अनुपात, मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 के अनुपात में होगा, वही इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? तो आपका रेशियो खत्म, ऑब्जेक्टिव भी खत्म। क्लियर है, तो आप लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे।